नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक बड़ी बहस चल रही है कि धर्म में जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक किया जाए। जो जातिवाद है, जो भेदभाव है महिलाओं से, जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए। लेकिन टीवी अखबार में बैठे मनुवादी और इस देश का लगभग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो सवर्ण समाज है, वो इसके लिए तैयार नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद इस बहस को आगे ले जाऊंगा। सोचिए, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जातिवाद था, इस सब के खिलाफ कानून बने हैं। देश आजाद होने के बाद एक कानून आया कि आप किसी धर्म पर नहीं बोलेंगे, किसी धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, मानता हूं। लेकिन वही संविधान ये आपको अधिकार देता है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए बात करेंगे। वही संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जातिवाद, चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव हो, या फिर किसी भी तरह का भेदभाव, उसके खिलाफ आप बोलेंगे। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, तो देखकर आपकी रूहें कांप जाएगी। ये तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बीजेपी के रामराज वाले पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना की तस्वीर है। वहां आम लोग नहीं, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं, पन्ना में जुगल किशोर मंदिर है। यहाँ पर पन्ना महाराज द्वारा सबसे पहले आरती पूजा की जाती थी। पन्ना के महाराज की कुछ वक्त पहले मौत हो गई। पन्ना महारानी द्वारा मंदिर में आरती करने से रोका गया, गर्भगिरी घर से रोका, उसको धक्का मार दिया और खींच लिया गया। सोचिए, इस देश में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब हिंदू है, लेकिन हिंदू मंदिरों पर कब्जा किसका है? दान पेटी की चाबी किसके पास है? पुजारी कौन है? ट्रस्टी कौन है? आपको नहीं लगता है कि अगर हिंदू कैसे एकजुट होगा? जब तक सबको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, सबको पूजा कराने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है। बताइए, इस महिला को जिस तरह से धक्का दिया गया, क्या कहेंगे आप? ये धर्म है? और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जाति विशेष का मोनोपोली है हिंदू धर्म पर। पुजारी वही बनेगा, दान पेटी की चाबी उसी के पास, ट्रस्टी वही रहेगा, बाकी आप दानदाता है। मैं इस देश के तमाम हिंदुओं से अपील कर रहा हूं, अरबों खरबों का कारोबार है ये, इसमें अपनी हिस्सेदारी तय कीजिए। मंदिरों का चढ़ावा कहां जा रहा है? पूरी दुनिया में जो भी धर्म हो, लोग स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। आपके यहां क्या हो रहा है? ये पैसा कहां जा रहा है? ये जातीय मोनोपोली खत्म होनी चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए। धर्म के खिलाफ नहीं है कोई, लेकिन अगर उस धर्म में कोई गैर बराबरी है, कोई जातिवाद है, कोई मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, तो वो खत्म होना चाहिए। बताइए, क्या कहेंगे? एक महिला को बताइए, ये धर्म है? विधवा महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। सोचिए, विधवा महिलाओं को पहले शादी का अधिकार नहीं था, घर से निकाल दिया जाता था। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने विधवा महिलाओं के लिए घर शुरू किया। इस देश में ये सारे अत्याचार कैसे हुए हैं? आप धर्म के ठेकेदार हैं तो कम से कम सोचिए, समझिए। अब बताइए, मध्य प्रदेश के पन्ना की महारानी को मंदिर में धक्का दिया गया, घसीट के निकाल दिया गया क्योंकि वो विधवा हैं। क्या इस 21वीं सदी में इस तरह की दकियानूस चीजें चलेंगी? और ये धर्म है? ये बिल्कुल अधर्म है। जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव। कैसे भारत मजबूत बनेगा? कैसे आपका धर्म मजबूत बनेगा? ये मत कहिए कि कुछ नियम कानून है, कायदे कानून है। किसने बनाया नियम कानून? किसने बनाया कायदे कानून? तब तो सती प्रथा भी कायदे कानून था, बाल विवाह भी कायदे कानून था, विधवा विवाह का विरोध भी कायदे कानून था। संविधान सबको बराबर का हक देता है। उसी संविधान से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं से फैसला आया है। ज्ञान वापी में जो आप त्रिशूल ढूंढ रहे हैं, उसी संविधान के दम पर। भारत का संविधान आपको धर्म की रक्षा का अधिकार देता है, अपने धर्म की उपासना का अधिकार देता है। तो वही भारत का संविधान कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, G20 की बैठक हो रही है। ये राहुल गांधी का एक बयान सुनिए। But certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows,
And internally in India, it's been commented on, and globally, it's been commented on. घोसी पर भी बताऊंगा। सोचिए, राहुल गांधी ने वहां कह दिया विदेश में मार्क जेफरलेट के लेक्चर में फ्रांस में कि हमको निजीकरण से दिक्कत नहीं है, बस कुछ लोगों के हाथ में ना हो। राहुल गांधी कांग्रेस को यह बदलना पड़ेगा। दिलीप मंडल ने लिखा है कि जब मोदी पिछड़े के नाम पर वोट ले रहे थे तब राहुल गांधी अपना जेनौ दिखा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? चुनाव हार गए। आज घोसी में क्या हुआ? चमत्कार हुआ। आज 4 राज्यों में बीजेपी का सुपरा साफ हो गया, उसकी जीती हुई सीटें हार गई। और वो राज्य हैं जहां कम से कम 150 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटें तो यूपी में हैं। यूपी में बीजेपी हार गई। और सोचिए, जो अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला है वो चल गया। 42,000 से उनके कैंडिडेट जीते हैं। इसका मतलब है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों ने एक साथ वोट किया है। बीएसपी ने कहा था कि वो नोटा पर वोट दे। 1700 वोट मिले हैं नोटा को। बीएसपी के लिए भी चिंता का विषय है। उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी या गठबंधन में आना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय है? और अगर बीएसपी के बाइकआउट का असर होता तो फिर ये चुनाव तो वो नहीं जीत पाते। इसका मतलब है, सोचिए, 2 मुसलमान कैंडिडेट थे। ये ओवैसी के लिए भी खतरे का संकेत है, खतरे की घंटी है। पीस पार्टी वाले को 1900 और एक को 1500 मिला है। जन अधिकार पार्टी, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं चला। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को ले डूबेगा तो वो सवर्ण तुष्टीकरण। आपने पिछड़ों का वोट लिया केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके, आपने दलितों का वोट लिया, आदिवासियों का वोट लिया, आपने किसानों का वोट लिया, लेकिन आप सवर्ण तुष्टीकरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे SC ST OBC खुश हो। वो निजीकरण करते रहे, नौकरियां चली गई। उन्होंने न्यायिक सुधार की बात कही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी, जुडिशियल कमीशन लाने की बात कही थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोलेजियम नहीं हटा पाए। और रही सही नौकरियां, जो सवर्ण तुष्टीकरण के चक्कर में जो उनके सवर्ण अधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ गया। जातिवाद और बढ़ गया। जो बिल में घुसा हुआ था जातिवाद, हाथ डालने पर कभी कभी काटता था, वो फन निकाल के बाहर आ गया। और आरएसएस की वजह से ये हो रहा है और इसका खामियाजा दिखने लगा है। जापान के एक पत्रकार ने तो यहां तक कह दिया, सोचिए, पूरे सेंट्रल दिल्ली को सजाया गया है, लोग अपने अपने घरों में, ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन है। मैं भी घूम के आया हूं, 4 जगह तो मैंने अपने आई कार्ड दिखाए हैं, तब जाके मुझे निकलने दिया गया है। तो सोचिए कि किस तरह से बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। यूपी हार चुकी है, यूपी में 80 सीटें हैं, झारखंड में बीजेपी हारी है, वहां 14 सीटें हैं, 54 80 और 14 कितना हुआ? 94 सीटें हैं। बंगाल में हार गई है। उत्तराखंड में 2100 वोटों से इनके कैंडिडेट जीते हैं। उत्तराखंड में, देवभूमि में। बीजेपी को सोचना पड़ेगा। टीवी अखबार पर आपकी वाहवाही आपको नहीं जिता पाएगी। जनता नाराज है, टीवी अखबार से तो सबसे ज्यादा नाराज है। और अगर अब भी वक्त है, आरएसएस के मोहन भागवत की समझदारी की मैं दाद देता हूं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 2000 साल से जातिवाद चल रहा है। उन्होंने 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा हो, बिहार ने सबक सिखाया था। इस बार फिर बिहार से लालू यादव, नीतीश कुमार का पाला पड़ा है। मायावती जी, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी लगातार काम करे। इस देश में मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अब ओबीसी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब भी अगर बीजेपी अपनी पॉलिसी नहीं बदलती है, अब भी वो टोकनिज्म की राजनीति करती है, तो उसको वोट नहीं मिलेगा। ये घोसी ने साबित कर दिया है। झारखंड में उसकी 4 बार की जीती हुई सीटें गई है। पश्चिम बंगाल में उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। और जहां वो जीते हैं उत्तराखंड में, वहां भी मार्जिनल कॉम, थोड़ा सा मार्जिन एरर है। तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे वाजपेयी चुनाव टीवी चक्कर में हार गए थे, साइनिंग इंडिया के नारा, टीवी अखबार को आप मैनेज करके दलित, पिछड़े, आदिवासी को एक बार ठग सकते हैं उनके संवैधानिक अधिकार को लेकर। सोचिए कितना लंबा फेहरिस्त है। जितिन प्रसाद, अनिल राजभर, दया शंकर सिंह, नंद गोपाल नंदी, असीम वरुण, सूर्य प्रताप, AK शर्मा, विजय लक्ष्मी, दानिश अंसारी, गिरीश यादव, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ और राजभर, तमाम लोगों की कोशिश के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए। और पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस जो है वो सफल हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं यूपी की। चंद्रशेखर आजाद रावण के रैली में किस तरह का जन सैलाब उड़ रहा है।
तो अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो फिर वो भी बड़ा मार्क स्टोन होगा। लेकिन घोसी की सीटों ने एक ताकत ला दी है और चंद्रशेखर, तो सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सब खबरों पर कोई विश्लेषण नहीं देगा। तो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के चपेट में बीजेपी आ गई, कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर हुई, मैं थोड़े से शब्दों में समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। 2000 बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने निजीकरण किया, वाजपेयी आए थे बहुत दिन बाद। पहले सोचिए आप, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई, उसके बाद राजीव जीत के आए, नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उसके बाद फिर कांग्रेस बाहर हुई, मिलीजुली सरकार बनी, उसके बाद फिर सत्ता में कांग्रेस, वाजपेयी आ गए। वाजपेयी ने निजीकरण ला दिया, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, जो मनमोहन सिंह ने भी शुरू किया था, जो पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिला, अर्जुन सिंह लेकर आए, ओबीसी की बात हुई, और फूड राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड जैसे बिल आए, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे बिल आए। ओबीसी, दलित, पिछड़े, आदिवासियों ने चाप के वोट दिया अगली बार, और 2009 में कांग्रेस जो है 22 सीटें जीती यूपी में, और संख्या बढ़ी। यूपीए 1 में उसके साथ लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, तमाम दलित पिछड़े नेता थे। यूपीए 2 में उसने सबको साइड कर दिया, कपिल सिब्बल जैसे लोग आ गए, अर्जुन सिंह तक को साइड कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में राहुल गांधी अपना जनेऊ दिखा रहे थे और नरेंद्र मोदी पिछड़ा 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 करके चुनाव जीत गए। अब वही स्थिति ये हो गई है। पिछले 5 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, दलित पिछड़ों का समझने में वक्त लगा चलो ठीक है, धर्म के नाम पर निकाल लेंगे किसान जाति के लोगों ने। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल 2 में तक आते आते जिस तरह से नौजवानों की बेरोजगारी है, दलित पिछड़े आदिवासी जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, जातिवाद जिस तरह से फन निकाले हुए है, जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासी किसानों को, किसान आंदोलन को कुचला गया, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अभी मराठा आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो आप इस देश के 80% आबादी को नाराज करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और अब तो धीरे धीरे पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, संवैधानिक अधिकार के लिए एकजुट हो रहे हैं, SC, ST, OBC, चाहे वो किसी धर्म के हों। और इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप दलित पिछड़े को टॉर्चर करेंगे, जेल में डाल देंगे, उसके नेताओं को भागीदारी नहीं देंगे तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं ला पाए, आप नौकरियां नहीं दे पाए, आप गरीबों को जीवन बेहतर नहीं कर पाए, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी के पास 6 महीने का मौका है। अगर SC, ST, OBC की लीडरशिप, अगर इंडिया गठबंधन जाति जनगणना के मुद्दे पर, कांग्रेस जाति जनगणना नहीं कराई, चुनाव से बाहर, बीजेपी नहीं करवा रही है, बाहर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही सत्ता आती है, सत्ता के आसपास जो मनुवादी घिर जाते हैं, और वो मनुवाद जो है, जिस पार्टी में मनुवाद गया वो अगली बार चुनाव हार जाएगा। अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला काम कर गया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और सोचिए, बंगाल भी जीते हैं, झारखंड भी जीते हैं ये लोग। बीजेपी सिर्फ उत्तराखंड में 1 सीट बचा पाई है, और उसके बाद त्रिपुरा में वो अब 1 सीट 2 सीट बचा पाई है। वरना 4 राज्य जहां सबसे ज्यादा विधान लोकसभा की सीटें हैं, 80 यूपी, झारखंड में 14, 94 हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल में तो खैर उसके लिए कुछ नहीं था। तो मैं फिर कह रहा हूं, धार्मिक पोलराइजेशन के काम नहीं चलेगा। मोबाइल आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद SC, ST, OBC के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। नरेंद्र मोदी जी, अभी भी वक्त है, सचमुच में पिछड़ा बनिए, दलित बनिए, आदिवासी बनिए, उनके संवैधानिक अधिकार दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको भी सत्ता से बाहर कर देंगे। और ये टीवी के मनुवादी पत्रकार आपको बचा नहीं पाएंगे, गुमराह कर रहे हैं, आपको बचा नहीं पाएंगे। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार उनको नहीं देगा, उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई की व्यवस्था नहीं करेगा, सेना की सैलरी नहीं बढ़ेगी, सरकारी नौकरियां क्रिएट नहीं होगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती नहीं होगी, तो यकीन मानिए उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो उनके पास बाबा साहब का वोट का ताकत है, वो घोसी की तरह आपको बदल देंगे। हमारा क्या, हमारा काम है आपको फैक्ट बताना। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।